नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, फैशन में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, फैशन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई सारे इफ एंड बट्स हैं जो आप सभी के, हम सभी के दिमाग में चलते हैं कि आखिर इस इंडस्ट्री में या इसकी पढ़ाई, इसकी ट्रेनिंग की कैसे जाए। तो उन तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारा ये शो हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं अभी केसवानी जी, जो कि आपको बता दें पहले भी हम आप जिक्र कर चुके हैं, लीसा स्कूल ऑफ डिजाइन की डायरेक्टर हैं और क्रियो वैली स्कूल ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन की आप डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत अभी केसवानी जी आपका। अभी केसवानी जी पढ़ाई अपनी बाहर दूसरी कंट्रीज में कर चुकी हैं, लेकिन वहां काम ना करते हुए इंडिया में काम कर रही हैं ताकि इंडिया के बच्चों को ट्रेन किया जा सके। जो भविष्य इंडिया के बच्चों को मिल सकता है वहां की पढ़ाई लेकर या वहां की ट्रेनिंग लेकर, वो यहाँ पर काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं, और मुझे लगता है कि सभी को अभी जी का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं कि हम दूसरे कंट्रीज में जाएं, अब्रॉड में जाएं, पढ़ाई करें और वहीं सेटल हो जाएं, लेकिन वहां से सीख कर आइए और अपने देश का भविष्य बनाइए तो कुछ और मजा है। बहरहाल, फैशन की हम बात कर रहे हैं मैम, और मैम अभी लेटेस्ट रिसर्च भी कर रही है फैशन पर। एआई के बारे में आप रिसर्च कर रही हैं, लेकिन एआई क्या है, क्यों आप इस पर रिसर्च कर रही हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दोबारा आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे बैक स्टेज भी कि एआई क्या है और इससे रिलेटेड मेरा रिसर्च क्या है, तो उस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगी और दर्शकों को भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज की डेट में देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री में उसने एक तहलका मचाया हुआ है। और एआई के बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और हम शायद उससे सिर्फ वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी, आप जब अमेज़ॉन पर कुछ भी अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो आपको ये बताते हैं कि जिन यूज़र्स ने ये खरीदा है, जिन कस्टमर्स ने ये खरीदा, उन्होंने ये भी खरीदा है, तो ये भी एक तरीके का एआई का ही हिस्सा है। ये तो वही जैसे कहा, इसे समझाने के लिए अगर उदाहरण दूँ आपको एक बहुत सिंपल टर्म्स में, तो जैसे आप किसी दुकान में जाती हैं तो जो दुकान वाला है, अगर आप एक चीज़ खरीदते हैं तो बाकी आपको 4 चीज़ भी दिखाता ही है। यही एक असली विक्रेता की निशानी है। तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा इंटेलिजेंस हम और आप इंसान एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं या जैसे हम सोचते हैं, उस सोचने के तरीके को जब कंप्यूटर मिमिक कर ले या कॉपी कर ले तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्रेट। अब इसका यूज जो है वो फैशन में कैसे है, तो देखिए फैशन में भी इसी तरीके का कि अगर एक कंज्यूमर ने ये ऑर्डर किया है, या जिसको हम कहते हैं ट्रेंड फोरकास्टिंग, कि अगले साल जो है हमारी जो सेल्स है वो कैसी दिखेगी, तो ये भी आजकल कंप्यूटर्स ही कर रहे हैं। उसमें भी जहां पर भी आप देखें कि कुछ पुराना जो डेटा है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर आगे का कुछ प्रिडिक्ट करना है, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बाउंड्रीज में आता है, उसी के दायरे में आता है। तो मेरी जो रिसर्च है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हम ये देखना चाहते थे कि जो फैशन के प्रोफेशनल्स हैं, जो फैशन की फील्ड में लोग हैं, उनका क्या सोचना है एआई के बारे में, और वो कितने वाकिफ़ हैं एआई से, और क्या उन्हें लगता है कि एआई की मदद से हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं या कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के करीब पहुँच सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कोई मान लीजिए लेदर का जैकेट ऑर्डर किया, तो अगर आपको वही आपका जो शॉपिंग का पोर्टल है, शॉपिंग की जो वेबसाइट है, वो आपको ऑप्शन दिखा दे कि ये जो जैकेट है इससे एनवायरनमेंट का इतना नुकसान हो रहा है, बजाय इसके अगर आप कुछ और खरीदती हैं जो कि वैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट हूबहू ही वैसा ही दिखता है, लेकिन उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसका जो प्रकृति पर असर पड़ेगा वो बहुत कम पड़ेगा। तो क्या एक कंज्यूमर, क्या एक बायर अपना खरीदने का निर्णय बदलता है या नहीं, और इस बारे में जो है मेरी और रिसर्च आगे चल रही है। और इसी के अलावा जो है तो ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही प्रयोग हैं, और इसका हमने परसेप्शन मेजर किया है कि फैशन इंडस्ट्री प्रोफेशनल क्या सोचते हैं। इसमें हमने ये भी मेजर किया है कि क्या जो बड़ी कंपनी में फैशन प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनका क्या सोचना है इस बारे में, बजाय इसके कि जो छोटी कंपनीज में काम करते हैं। और हमें ये मिला है अपनी रिसर्च में कि बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो है बात आ जाती है वो डिज़ाइनर्स पर आ जाती है, और कई छोटी कंपनी में काम करने वाले बल्कि स्टार्टअप के फाउंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं एआई को लेकर। तो एआई का एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उतने डिटेल में तो हम इसमें शो में नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा कुछ समझा दिया है। तो आप आगे कुछ डाउट है तो पूछ सकती हैं मुझसे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया मैम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आप रिसर्च कर रही हैं, और आगे मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके स्टूडेंट और भी ज़्यादा चीज़ें इससे सीख पाएंगे, और
क्योंकि बहुत ये डीप सब्जेक्ट है, तो इस चीज़ के बारे में और भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप मैम से बात करना चाहते हैं, आप लीसा से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, और जिसके बाद आप अपना मन भी बना सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आगे बढ़ रहे हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका लविंग टॉपिक है। आप सभी आसपास देखते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें सब ग्राफिक से होता है, और उससे करीब से लाने के लिए, आपको उन तमाम चीज़ों को करीब लाने के लिए या उससे करीबी से आपको रूबरू कराने के लिए आज अभी जी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताने वाले हैं। अभी जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप हमारे व्यूअर को बताएंगे, इसमें क्या करियर्स हैं, क्या स्कोप है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसे आप सिर्फ चित्र ही समझते हैं वो है क्या? देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहूँ तो आप अपने आसपास अगर देखें तो जितने भी सामान है जो आपने बाहर से खरीदा है, मतलब प्रकृति के अलावा जो भी आप देख रहे हैं उसमें बहुत हद तक आपको ग्राफिक डिज़ाइन मिलेगा ही मिलेगा, और वो मौजूद है ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हैं, बिल बोर्ड्स लगे हैं, तो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो जो टूथपेस्ट की जो पैकेजिंग है वो एक ग्राफिक डिज़ाइन का ही काम है, डिज़ाइनर का ही काम है। आप जब अखबार खोलते हैं तो वो पूरा का पूरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प से बनाया गया है, उसकी मदद ली गई उसके लेआउट डिज़ाइन में। उसी तरीके से जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम है, कि अमेज़ॉन का पेज कैसा दिखेगा या मान लीजिए गूगल का पेज जैसा दिखता है, तो एक सडनली हमारे जहन में आ जाता है कि हाँ ऐसा दिखता है, तो वो लेकिन बनाया है वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही बनाया है। तो ग्राफिक डिज़ाइन का ऐसा मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। इंस्टा का लेआउट जो है वो सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करा है। आप आपके आसपास जितने फॉन्ट्स देखते हैं, अखबार में कौन सी फॉन्ट यूज़ होगी और कितने साइज़ की फॉन्ट होगी, उसका हेडर कितना होगा, सब हेडर कितना होगा, वो सभी चीज़ें जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही लिए हुए हैं। तो ये ऐसी फील्ड है कि वो हमारे आसपास ही है और बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इससे हम वाकिफ़ नहीं होते तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इतना बड़ा ही अगर आसपास ही हमारे मौजूद हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। जो आपके पास स्टूडेंट आते होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो भी ज़्यादा तादाद में आते होंगे। और ये कितना बड़ा सेक्टर है, अगर लोग जुड़ना चाहें, इसका स्कोप क्या है, करियर क्या है इसमें? देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो आज की डेट में मतलब हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हर एक स्टूडेंट के पास बहुत बड़ी चॉइस रहती है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास तकरीबन 3 से 4 जॉब ऑफर्स रहते ही हैं, और उनके पास एक चॉइस होती है कि हमें कहाँ जाना है, कैसा कहाँ काम रहेगा, और वो वैसे डिसीजंस लेते हैं। इसमें बहुत एडवांटेजेस इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंडेंस है, मतलब आप कहाँ पर रहते हैं उस पर ये निर्भर नहीं है आपका प्रोफेशन। आप कहीं पर भी रहते हो सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो यानी आप इसे घर बैठे भी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजाम दे सकते हैं। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मैं बताऊंगी कि वो मनाली में रहते हुए काम कर रहे हैं, पूरे देश के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आपको कोई कंपनी हायर कर सकती है, और वो आपके पास ही चॉइसेस हैं कि आप 3 से 4 कंपनी के साथ एक साथ काम कर रहे हो सकते हैं। इसमें जो क्रिएटिव लिबर्टी है आपकी वो भी बहुत हद तक फ्री रहती है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, काफ़ी कम हो जाता है। और अगर करियर से रिलेटेड मैं बात करूं तो आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट डिज़ाइनर से लेकर आपके जो मैगजीन का लेआउट डिज़ाइनर है, कि मैगजीन की डिज़ाइन से लेकर आपका होर्डिंग डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, कहीं स्टार्टअप के लिए अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोगो डिज़ाइन, मूवीज के लिए पोस्टर डिजाइन, तो ये सभी काम जो है वो ग्राफिक डिजाइनर ही कर रहे हैं हमारे। हम छोटे से छोटा एक लिप बाम का भी अगर हम बॉक्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी डिजाइनिंग होती है, वो भी आई गेस ग्राफिक्स का ही काम होता है। बिल्कुल मैम, इतना बड़ा ये फील्ड है। एक बात और इसमें मेंशन करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं लोग अपने फैमिली के साथ घरों में रहकर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी जॉब्स को लोग ठोकर मार देते हैं इसलिए कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना है। तो इसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बेस्ट ऑप्शन होगा, मुझे लगता है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको बड़ा प्यार है आपके परिवार से तो रहिए अपने परिवार के साथ, लीसा को ज्वाइन करिए, बन जाइए ग्राफिक डिज़ाइनर। ये बहुत बेहतरीन होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हुए कई सारे और भी सवाल हैं जो आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हम पूछने वाले हैं आपको रिलेट करते हुए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जब बात करते हैं मैम तो काफ़ी मोटी रकम, मोटी फीस की बात होती है। ये कहा जाता है कि इस सेक्टर में रोज़ नई नई चीज़ें सीखना पड़ेंगी आपको, एक चीज़ सीख के आप बस नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या ये भ्रांति है या वाकई ऐसा कुछ होता है? देखिए, स्किल्स जो है वो अपडेट करते रहना मेरे ख्याल से डिज़ाइनर की एक तरीके से ड्यूटी हो जाती है कि
डिज़ाइन ऐसी फील्ड है कि उसमें अगर मैं 1 साल पुराना भी करिकुलम अगर हम पढ़ाएं तो वो इनफ नहीं होता है। लेकिन ये कहना कि क्या मेरे कुछ जो बेसिक्स हैं वो फंडामेंटल्स हैं, तो वो जो है काफ़ी सिमिलर रहते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम फॉन्ट की बात करें या आपके ग्रिड फॉर्मेट की बात करें तो कुछ ऐसे मेथडोलॉजीज हैं जो आगे भी वही चलती रहती हैं, लेकिन जो स्किल्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड हैं वो आपको रोज नए नए मिलते हैं। डेफिनेटली अडोबी का जो सुइट है वो कुछ चीज़ें एवरग्रीन हैं मैं ऐसा कहूँगी, और कुछ चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं। और एक बढ़िया डिज़ाइनर हम उसी को मानेंगे जो चीज़ें एवरग्रीन हैं उसमें वो परिपक्व हो जाए, और जो बदलती रहती हैं उससे वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली वाकिफ करता रहे। आप इस वक्त मध्य प्रदेश की धरा पर हैं और यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एकदम बहुत कुछ जानते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा उन्होंने 12th में या आगे जाके हायर स्टडीज़ उन्होंने कर रखी होंगी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और उनको अच्छे से इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती। तो क्या उनके बारे में आप कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो इस बारे में ख्वाब देख सके, सोच सकें? देखिए, एजुकेशन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान जो किसी छोटे घर से आता है, किसी छोटे कस्बे से आता है, बजाय इसके कि कोई बड़े शहर से आता है और बड़े घर से आता है, तो ये एक एजुकेशन ही है, पढ़ाई ही है जो उन सभी के लिए एक तरीके का जो प्लेटफॉर्म है उसको बराबर कर देती है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो स्टूडेंट बड़े घर से हैं, छोटे घर से। जब एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाता है तो वो सभी को सूर्य की तरह इक्वली लाइट देता है, और ये एक स्टूडेंट पर है कि वो कितना ग्रास्प कर ले और कितना आगे बढ़ जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया से, जो कि हिंदी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, और बल्कि ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि साउथ इंडिया की विलेजेस से आते हैं। तो वहाँ पर भी उनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है और फ्लुएंट नहीं है जिसको बोला जाए इंग्लिश में, और इससे उनके डिज़ाइन पर असर कुछ भी नहीं पड़ता। ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए ये विजुअल मोड है एक्सप्रेशन का। क्योंकि इन दिनों ये बहुत जो हम लोगों के जहन में ये बात आती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे काम करेंगे, हम तो जानते ही नहीं है हम कैसे जुड़ पाएंगे इस इंडस्ट्री से, कैसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। ये बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। अब वापस हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं मैम। कई सारे, जैसे आपने करियर ऑप्शन के बारे में बताया, इसमें क्या स्कोप है, जैसे आपने बताया कि एक डब्बे की पैकिंग भी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। AR/VR क्या है और उसके बारे में क्या बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हमने जैसे बात करी थी उस समय फैशन के ऑनलाइन शोज़ के बारे में, तो उसी तरीके से जो है AR/VR की जो यूज़ है या जो एप्लीकेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ ऑनलाइन फैशन शो तक ही वो सीमित नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें इंटीरियर के कोई काम की या किसी प्रोजेक्ट की, तो जिसमें आप यहाँ पर बैठे बैठे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मान लीजिए बैंगलोर में बनी हुई जो विलाज हैं वो कैसा फील करती हैं। तो ये सब जो है आपका ये सब हो पाता है वर्चुअल रियलिटी की बदौलत, जो कि VR कहलाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में ये डिफरेंस रहता है कि वहाँ पर आप उस स्पेस में एक्चुअली मौजूद हैं। मान लीजिए आप किसी स्पेस में गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कैलिफोर्निया में एप्पल का जो शोरूम है, मतलब आप एप्पल का जो स्पेसशिप ऑफिस बना है कैलिफोर्निया में, उसके अंदर जाए बिना, क्योंकि अंदर वो बहुत कम अलाउ करते हैं लोगों को, लेकिन बाहर ही उन्होंने एक उसका प्रतिबिंब तरीके से एक इमेज बना रखी है, जिसको कि आप जब आईपैड के थ्रू देखते हैं आपको अंदर ऑफिस कैसा दिखता है सब समझ आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जहां पर आप एक इमेजिनेशन बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल में यही मैं एक मोटा मोटा फर्क बताना चाहूंगी कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप उस लोकेशन या कुछ फिजिकल उसका एक्सप्रेशन रहेगा, आप उस स्पेस में जाएंगे और आप उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे कि महसूस करेंगे। मान लीजिए यहाँ बैठे बैठे अगर हम एक थीम लगा देते हैं जो कि आपको महसूस कराए कि आप जंगलों में हैं, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का एक फिनोमेना माना जाएगा। वर्चुअल रियलिटी में आप उस फिजिकल रियलिटी से बहुत डिफरेंस होता है। जो आप, जैसे मैंने बताया कि होम रेंडरिंग, आप यहाँ बैठे बैठे और बैंगलोर का जब देख रहे हैं नक्शा, तो उसमें ये डिफरेंस रहता है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों थोड़े बहुत डिफरेंस है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे आपके व्यूअर्स। यानी हम अगर इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो हम अगर एक वीडियो कॉल के जरिए उसको ओरिजिनली देख रहे हैं जी, और फिर हम उसी चीज को VR पर देख रहे हैं, क्या इस तरह से इसको समझें?
हाँ, काफी हद तक आप कह सकते हैं। देखिए जहाँ पर मुझे किसी फिजिकल चीज की जरूरत पड़ रही है कि मुझे ये स्पेस चाहिए जिसपे मुझे प्रोजेक्ट करना है, हाँ. तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे स्टूडियो चाहिए और उसमें मुझे प्रोजेक्शन करना है और तब जाके जंगल की थीम दिखेगी, तो वो कहलाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे यहाँ पे कोई फ्लैट जैसा या विला जैसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे और सीधे के सीधे देख रही हूँ अपने वीडियो पे, या वो ऑक्यूलस की जिसकी बात की वो लगा के देख पा रही हूँ कि अच्छा बैंगलोर की विला ऐसी दिखती है, ऐसी महसूस, तो वो हो गया वर्चुअल रियलिटी। ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम होता है? हाँ जी, बहुत हद तक, क्योंकि जहां तक स्क्रीन की बात आती है, जहां जितना कुछ आप देख लीजिए स्क्रीन से रिलेटेड है, तो वो सारा का सारा काम एक ग्राफिक डिजाइनर की ही अंडर आता यानी है। हम अपनी आंखों से चाहे वो वर्चुअली देख रहे हो चाहे रियल देख रहे हो, उसमें कई चीजें हमें ग्राफिक डिजाइनिंग से ही देखने को मिलती हैं। जी जी, यानी ये भी एक फील्ड है जहाँ पर आप जाकर इस चीज़ को सीख सकते हैं, इसमें आप कमा सकते हैं पैसा, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और ये जितना हम चर्चा कर रहे हैं, कई लोग जो इस बारे में जानते हैं पढ़ते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि कितना वृहद सब्जेक्ट है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और उतनी ही बड़ी इसके आगे पहुंचने में आपके जो करियर है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस सेक्टर में। सिम्बायोटिक्स जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, क्या है ये? आप जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो बेंगलोर में आपके यहाँ यानी लीसा में पढ़ाया जाता है। देखिए लीसा में हम जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, मान लीजिए उनके आते से ही हम उनको जितना ज़्यादा स्केचिंग और ड्राइंग, उनकी हैंड स्किल्स को हम तराशते हैं, तो वैसा कहीं भी आपको मिलना एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जैसा हम पर्दे के पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जो सिमियोटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ाते हैं खासकर लीसा में, तो ये सब्जेक्ट जो है ये यूरोप में बहुत पॉपुलर है और वहाँ पर मतलब ये विशेषतः वहाँ पर ही पाया जाता है और वहाँ के कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता है। और इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आता है लिंग्विस्टिक्स से, या फिर एक लैंग्वेज की जो स्टडी रहती है वहाँ से आता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो इमेजेस में बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी भी इमेज को अगर हम एनालाइज करना चाहें और उसके एक एक एलिमेंट को हम एक तरीके से आपने वर्ड यूज़ किया था पोस्टमार्टम करना चाहें उसके एलिमेंट्स का, और फिर उसके बाद उसको ये देखा जाए कि वो वापस से मिलकर कैसी लगती हैं, तो उसी का एक मतलब कह सकते हैं कि ये सिमियोटिक्स में इस सब का हम उनको बोध कराते हैं। इस सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं कि एक थीम है, कोई भी थीम है, उसको लेकर जब आपने कोई इमेज बनाई है तो आपकी थीम में और आपकी इमेज में क्या उतना संबंध है जितना होना चाहिए, या फिर आप उससे कहीं बहुत दूर आ गए। तो जब हम ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो किसी भी तरीके का कोर्स करेक्शन है कि तो उसके लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी रहती है, एक प्रॉपर उसकी तकनीक रहती है, तो हम बच्चे को जो है डिटेल में बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी सिमियोटिक्स पढ़ लिया होता है, तो जब आगे जाकर वो कोई भी मान लीजिए अगर कुछ गलती करते हैं, कुछ आगे पीछे होता है, तो हमारे पास एक प्रॉपर साइंस है जिससे हम वापस वहाँ पे आके उनको समझा सकते हैं कि देखिए इस साइंस में जो आपने पढ़ा था, क्या आपको लगता है आपकी इमेज उसको जस्टिफाई कर रही है या फिर आपको कुछ और बनाना चाहिए था। तो वो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट को क्लिक करता है और वो फटाफट उसमें करेक्शंस करके और अपनी गलतियों को सुधार कर लेते हैं। मैम जो आप ट्रेनिंग्स देते हैं या फिर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने कहा यूरोप तक में इसको पढ़ाया जाता है और इंडिया में बहुत कम ही लोग इसको पढ़ाते हैं, जिसमें से बेंगलोर में आपका इंस्टीट्यूट इस पढ़ाई को करा रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं करना उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग, नहीं करना उन्हें कुछ वो पर्टिकुलर आपसे कुछ सीख कर सब्जेक्ट देख कर वो कहीं और पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर कुछ और वो टीचिंग या ट्रेनिंग का भी जॉब करा सकते हैं। डेफिनेटली वो कर सकते हैं। मतलब हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल काम करने के बाद वो वापस आते हैं जब उनको लगता है कि हमारा पढ़ाने में ज़्यादा रुझान है, तो वो डेफिनेटली टीचिंग के रोल्स लिए हैं कई स्टार स्टूडेंट्स ने। कई स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं फ्रांस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर और वापस आते हैं हमारे पास ही, और उन्हें भी लगता है कि टीचिंग करना है उनको, उन्होंने जो कुछ वहाँ से सीखा है तो वो वापस सिखाना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली कॉलेज का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके पास आते हैं लौट कर और आपके सिस्टम का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें भी एक तरीके का। और जब कोई चीज़ आपको सिखाने के लिए कोई कहीं अवेलेबल नहीं है और वो चीज़ यानी अगर फ्रांस से कोई पढ़ाई कर रहा है, दूसरे देश से कहीं पढ़ाई कर रहा है और वो वापस आपके यहाँ पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है उसको इनकम भी बहुत अच्छी होती होगी। या फिर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे सिम्बायोटिक्स, वो आपसे सीख कर स्टूडेंट अगर ट्रेन हो जाता है, एजुकेट हो जाता है, तो वो दूसरी जगह जाकर कहीं पढ़ाता है तो उसको भी अच्छा इनकम होता होगा। हाँ, मतलब ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है कि सिमियोटिक्स कहीं उन्होंने आगे पढ़ाया हो, लेकिन डेफिनेटली डिज़ाइन के तौर पर एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीखने के बाद सिखाना, वो फिर आप टीचिंग से कह लीजिए, ट्रेनिंग कह लीजिए,
ये पॉसिबल होता होगा? डेफिनेटली पॉसिबल है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट उतना ग्रास्प यानी कर इन लेता तमाम है चीजों डिटेल्स में में, टीचिंग भी हम इसको एक करियर के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन। स्टोरी बोर्डिंग, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, स्टोरी बोर्डिंग ये क्या है और ग्राफिक से कितना कनेक्ट करता है, इसका क्या स्कोप है, कैसे सीख सकते हैं और इसमें कितनी आप कह सकते हैं कि सीखने वाला क्या आगे सोचकर सीखे कि मैं सीखूं तो उसमें करूंगा क्या? तो जैसा हम पर्दे के पीछे कुछ बात कर रहे थे इस बारे में, तो आपको याद होगा जब हम बच्चे थे तो हम पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी इस तरीके की कॉमिक्स पढ़ते थे। तो अगर सबसे सिंपल उदाहरण देना चाहूँ मैं अगर स्टोरी बोर्डिंग को लेकर, तो मैं आपको वही कॉमिक बुक्स याद दिलाना चाहूँगी। तो जिस तरीके से कॉमिक बुक में एक एक किरदार जो है आता है और वो उसका क्या डायलॉग है, वो उस समय क्या एक्शन कर रहा है और उस तरीके से जो है स्टोरी का पूरा बिल्डअप होता है, वैसे ही जब स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं कि इस तरीके, इस लेवल तक की स्टोरी बोर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं। और स्टोरी बोर्डिंग का कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मूवी मेकिंग में ही काम है या उसका सिर्फ कॉमिक बुक से रिलेटेड काम है, जो कि अगेन ये सब ग्राफिक डिजाइनर के ही रोल के अंडर आता है। लेकिन अगर मैं उसका एप्लीकेशन देखूं इन ब्रांड बिल्डिंग, तो वो भी आज के डेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक ब्रांड ये चाहता है कि उसके पीछे की जो स्टोरी है वो कंज्यूमर्स को पता हो। कंज्यूमर्स को ये पता हो कि हमारी ब्रांड कहाँ से शुरू हुई है, हमारी ब्रांड की क्या खासियत है, हमारी जो ब्रांड है वो किन विशेषताओं को लेकर आई है। तो ये सब कुछ जब आप स्टोरी बोर्डिंग के माध्यम से उसको रेडी रखते हैं और आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में देखें तो स्टोरी बोर्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर एक ब्रांड, जितनी फॉरेन की ब्रांड्स हैं जब आती है तो उनको अपना एक छाप छोड़ना है। वो चाहती है कि लोग हमें याद करें, और उसके लिए जितना ज़्यादा हमें उस ब्रांड की स्टोरी पता होती है उतना ही हमें ये समझ आता है कि इस ब्रांड को हमें क्यों खरीदना चाहिए, इसके लिए मैं अगर एक्स्ट्रा पैसे पे करूँ तो मैं क्यों पे करूँ। तो ये सब कुछ एक इमेज मैनेजमेंट, स्टोरी बोर्डिंग, इन सब का एक तरीके का मिश्रण है, मैं इसमें कहूँगी। यानी अगर आप कोई किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केटाइज करना चाहते हो या उसकी पब्लिसिटी करना चाहते हो, तो आप कैसे एक कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेकर एक इमेज डेवलप कराएंगे, पूरा ग्राफिकली क्रिएट किया जाता है। यस, ये जो स्टोरी बोर्डिंग है वो मोस्टली जो है ये बैक एंड वर्क रहता है, मतलब वो आप सामने दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ये जो है ये काम आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने ऑलरेडी कर लिया है और वो उसमें परिपक्व है, और उसके बाद ही वो मान लीजिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जब आते हैं तो वो स्टोरी बोर्डिंग करने के बाद ही आपको फाइनल जो है कैंपेन मिलता है। ग्राफिक डिज़ाइनर, जब आपके पास एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो आप उसे स्टार्टिंग कैसे कराते हो? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर सिखाने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सबका तरीका सिखाने का अलग होता है। तो आप उस स्टूडेंट्स को शुरुआती दौर में कैसे प्रिपेयर कराते हैं? देखिए, इसमें जो है ये प्रिपरेशन की जो बात आपने कही है ये हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जितना हम उनके साथ शुरू में मेहनत करेंगे, जैसे ही हम उनकी फाउंडेशन बनाएंगे, वैसे ही वो स्टूडेंट जो है आगे जाके अपना नाम क्रिएट करेगा। तो जब बात आती है स्टूडेंट की फाउंडेशन की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसकी हैंड स्किल्स से। तो हम उनको मतलब 9 से 10 घंटे तो क्लासरूम में ही बच्चा जो है हर हफ्ते स्केचिंग करता है। इसके अलावा उनका जो होमवर्क है जो वो घर जाके उनको करना है, उसमें भी स्केचिंग के बहुत सारे उनके असाइनमेंट्स रहते हैं। तो अपने जो हाथ को जिसको कहते हैं साफ करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सिमियोटिक्स जो उनका एक सब्जेक्ट है जिसमें हम उनको साइन, सिंबल क्या होते हैं, जैसे आपने कोई मोटिव देखा, कोई इमेज देखी, तो उसको उसमें से आप क्या समझ पा रहे हैं उस इमेज में से, तो ये सब कुछ हम सिमियोटिक्स के तहत उनको कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कैसे उसको एनालाइज करना है। तीसरी जो चीज़ है, जो सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, वो कलर थ्योरी, जिसमें हम उनको कलर्स के बारे में समझाते हैं, बेसिक से कि कौन से आपके बेसिक, प्राइमरी, वो सब तो उनको बताते ही हैं। उसके एप्लीकेशंस में बहुत सारी उनकी एक्सरसाइजेज रहती हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं जिस पे उनको जज किया जाता है। म्यूजियम्स और जितने आपके आर्ट गैलरीज हैं, उनसे अपने आप को एक्सपोज रखना, वहाँ हमेशा कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना। बड़े बड़े आर्टिस्ट के, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स रह चुके हैं, उनके काम से हम उनको स्लोली अवेयर कराते हैं, उनको वाकिफ़ कराते हैं, और उनको हम इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करने के लिए भी कहते हैं कि आप इनको इंस्पिरेशन रखकर और फिर आप कुछ जो है डिज़ाइन करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनके जो तैयारी में इंक्लूडेड रहता है वो होता है एक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को आप डिज़ाइन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई इन्वेंशंस हैं जो, मान लीजिए कि बेसिक सा सवाल है कि भाई कैंची का शेप आज भी ऐसा ही क्यों है,
पेन का शेप आज भी ऐसा ही क्यों है, जबकि हजारों साल पहले भी जो कलम होती थी वो ऐसी ही थी। तो कई चीजें बदल गई और कई चीजें नहीं बदली। तो जो बदली नहीं तो उसमें क्या खास बात थी जो वो नहीं बदली, और जो बदल गई हैं उसमें क्या ऐसी गलतियां थी जिसको कि सुधार के और बदला जा चुका है और वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो इसको हम एक डिज़ाइन थिंकिंग में एक उसका प्रोसेस रहता है स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं स्टैनफोर्ड से डिप्लोमा करा है इन डिज़ाइन थिंकिंग। तो जब स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताते हैं, हमारे कुछ और टीचर्स हैं जो डिज़ाइन थिंकिंग में उनकी भी स्पेशलाइजेशन है, तो हम जब उनको मिलकर इसका जो हमने करिकुलम डिज़ाइन करा है ये उनका एक नींव बन जाती है। तो आगे भी जब उनको सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो यही चीज़ें, टेक्निक्स, टैक्टिक्स को यूज़ कर कर और अपने लिए एक करियर को कार्व कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट था जिस पर मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन समय थोड़ा सा कम है जो इजाज़त नहीं देता कि अब हम इस बारे में और भी बात करें। मुमकिन हुआ तो आगे भी हम और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को अलग अलग दिनों में बताने वाली हैं, और उसके लिए हम भी बेहद इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे आने वाला टॉपिक कौन सा होगा। क्यूरियोसिटी भी और इंटरेस्ट भी है कि आगे और कौन सा टॉपिक होगा जो आप हमें बताएंगी। एक और जो मैं चाहती हूँ कि सवाल हमारे दर्शकों को पता चले, लीसा में अगर वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर एमपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से, तो वो बैंगलोर में आकर किस तरह से रहेंगे, उनकी फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, क्या कैसे वो सर्वाइव करेंगे वहाँ पर, क्योंकि जुड़ना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आके कैसे जुड़ सकते हैं, वो वहाँ पर रहेंगी कैसे। बहुत ही आप क्योंकि इस कॉलेज की डायरेक्टर हैं, तो आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपका बैंगलोर तक आना कितना आसान है। देखिए, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो हमने वहाँ के मौसम की चर्चा पहले ही कर ली है, और जो मैं मुख्यतः बताना चाहूँगी आपके ऑडियंस को, वो ये बात है कि वहाँ पर जो है, अगर आप देखें बेसिक्स, खान पान, रहन सहन, तो वहाँ पर हर एक कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे, इसलिए उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी एक तरीके से कहा जाता है। तो अगर बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस ये सोचते हैं कि वहाँ पर हमें तो हिंदी और इंग्लिश ही आता है, हमें कोई कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं आती, तो हम वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस रहते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ इंडियंस ही क्यों, बहुत सारे लोग गुजरात से रहते हैं, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल के वहाँ रहते हैं। तो क्योंकि वहाँ एक मिश्रण है सभी कल्चर्स का, तो खान पान में भी सभी वैरायटी मिल जाती है। जहाँ तक लीजा से जुड़ने का सवाल है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो हमने वेबसाइट उनके साथ शेयर करी है करने के लिए आपके व्यूअर्स के साथ, तो उस पे जैसे ही वो जाएंगे, एक क्वेरी करेंगे www.lizabangalore.com पर जाकर, और जब वो अपनी क्वेरी डालेंगे तो हमारी जो टीम है वहाँ से कोई ना कोई उनको डेफिनेटली जरूर कॉल करेगा। हेल्प सभी से कोऑपरेशन मिल जाता है, आप कैसे आएंगे, आप कहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं रहने की, बेंगलोर में कैसे आप सर्वाइव करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर फिर कोऑपरेशन या फिर आपके साथ कनेक्शन हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपने जाना आज ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करियर है, कितने स्कोप हैं, इतना बड़ा ये सेक्टर है। जैसे कि हम शुरुआती दौर में भी कह रहे थे कि आपके आसपास हर चीज़ ग्राफिक्स है, तो सोचिए आपके आसपास कितनी सारी जॉब्स होंगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।